उसके ऊपर कथन करना है, ऐसा हमारे इस योगाहार मंच की बहन, संचालिका बहन हमारी रंजना बहन जी का आदेश हुआ है। माननीय पवन कुमार जी भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आदरणीय भाई साहब मुन्नीलाल जी का भी आदेश हुआ है कि इस पर हमको पिछले 4 वर्षों में योगाहार के इस मंच से कनेक्टिविटीज है, जुड़ाव है, और रोज की ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने सिखाने वाली, इस प्रक्रिया से हमने क्या सीखा है, क्या सिखाया है। बंधुओं, ये बड़े ही मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। मैं अपने भगवत प्राप्त इस जीवन में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते सामाजिक कार्यों में अक्सर अपने समयदान करता रहता हूं। इस हेतु से मुझे कई बार अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में या देश के अन्य प्रदेशों में भी जाना होता है, और अपने इस छोटे शहर आगरमालवा के सुसनेर, जिसे हम सुवानगर कहते हैं, पास ही में मैना करके गांव है, जहां के मेरे एक मित्र हैं श्री बने सिंह जी आर्य, हमारे योगाहार परिवार के ही सदस्य हैं। वो मैना से, मैं तोता से, ऐसे मिलके हम दोनों की ये एक अच्छी कहानी है जो चली आ रही है लंबे समय से। सुवा नगर का रहने वाला मैं और तोता नगर के वो मैना नगर गांव के बने सिंह जी, हम दोनों की ये जोड़ी कई समय से काम कर रही है। उन्हीं के द्वारा मुझे योगाहार के इस मंच से जोड़ा गया था। शुरू के कुछ 30-40 दिवस मैंने अपने गंवा दिए। उसके बाद में जब भी मुझे मौका मिलता है, तब से जुड़ा हूं, तब से सतत योगाहार मंच से जुड़ा हूं। कोरोना के इस महाबीमारी काल से जब हमारा देश जूझ रहा था, तब पतंजलि अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र के माननीय पवन कुमार जी और हमारे मध्य भारत प्रांत के राज्य प्रभारी श्री मुनीलाल जी यादव, और महाराष्ट्र से बहुत बड़ी टीम, आदरणीय उत्तराखंड से हमारे दिनेश जी से, हिमालय से करके बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये वर्चुअली प्लेटफॉर्म, आभासी दुनिया का ये जो अ, दूरसंचार माध्यमों से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इस प्लेटफॉर्म पर सतत हम 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। प्रतिदिन कुछ नया सुनने को मिलता था, प्रतिदिन कुछ नया करने का आह्वान किया जाता था। मुझे पता है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और एक दिन ऐसे ही चर्चा सत्र में बात आई कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के पंत प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी किसानों के हित में कुछ करना चाहते हैं। योगा हर परिवार का भी यही विषय उस वक्त था। बहुत सारे देश में काम करने वाली स्वराष्ट्रीय कंपनियां हमारी किसानों के हित में, किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए, उनके द्वारा निर्मित कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए बीच में सीबीबीओ के माध्यम से किसानों के एफपीओ बनाने का काम शुरू हुआ, किसान संगठन बनाने का काम शुरू हुआ, किसान उत्पादक संगठन बनाने का काम शुरू हुआ। उम्मीद थी कि हम लोग मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पतंजलि, जो हमारे देश की सब बहुत मशहूर कंपनी है, जिसने हमारे यहाँ जो बरसों से जमे हुए वृक्ष, धर्म आधारित कार्य करने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके मुंह के सामने ही उन्हें ये बताने का प्रयास किया कि हम
अगर स्वदेशी का पालन करते हुए इस देश से अंग्रेजों को उनके घर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो स्वदेशी उत्पाद शुद्धता के इस युद्ध में कूदकर हम भी पूरे राष्ट्र के अंदर एक बड़ी कंपनी के रूप में आएंगे। और देखते हैं हम लोग कि आज भारत की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे उद्योगपति हमारे स्वराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, पतंजलि ने तो एक रिकॉर्ड ही बना दिया है, नित्य नए आयाम वो अभी खड़े करती जा रही है। तो बड़ी प्रसन्नता थी जब ये पता चला कि मध्य प्रदेश में पतंजलि भी किसान उत्पादक संघ के बीच के सहयोगी के रूप में काम करने वाली है। तो हम लोगों ने उस वक्त अपने सोर्स के आधार पर किसान मित्रों से संपर्क करना शुरू किया। जानकारी के अभाव में जहां अपने मित्रों के साथ में ये सहयोग बन सका, वहां हमने हमारी किसान उत्पादक समिति बनाने का प्रयास किया, संगठन बनाने का प्रयास किया। ऐसे ही मेरे कुछ मित्र हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, जावत करके एक तहसील है, विधानसभा 230 नंबर आता है, कहने को सबसे आखिरी विधानसभा है, लेकिन जब मैं वहां कार्य करने के लिए गया था तो मैं अक्सर ये कहता था कि ये विधानसभा आखिरी नहीं है, ये पहली विधानसभा है। पहली बार वहां से ही राष्ट्रवादी सरकार की कल्पना की गई, जीती गई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नगरपालिक परिषद जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विचारों को मिली थी, वह जावत से ही मिली थी। तो वहां पर राष्ट्रीय विचार का स्पंदन हमेशा से होता रहा है। ऐसे जावत विधानसभा में मुझे लगभग 3 वर्ष काम करने का मौका प्राप्त हुआ था। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मैं नीमच जिले के 1000 गांवों का भ्रमण किया, 742 पोलिंगों के ऊपर गया। इस नाते से मेरा वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी समाज के भला करने वाले लोग, समाज के प्रति चिंतन करने वाले लोग, किसान परिवार के सदस्य मुझे वहां मिले। मैंने उन लोगों से चर्चा की कि हमारे योगाहार मंच के माध्यम से हम पतंजलि के साथ में खड़े होकर अपना एक किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं। आप लोग आगे आइए, किसानों के हित में काम करने के लिए आइए। किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को सस्ता खाद बीज पानी कैसे मिले। भारतीय किसान संघ की जब यात्रा चल रही थी तो भगवान बलराम को साक्षी मानकर हम अक्सर मंचों से एक नारा लगाते थे, सस्ती बिजली, खाद और पानी, मांग रही है आज किसानी। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसे उत्साहपूर्ण, किसानों में जोश भरने वाले नारों के साथ जीवन की यात्रा शुरू हुई। लेकिन केवल नारे लगाने से किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। राजा कोई भी हो, तख्त वही रहता है, मयूर सिंहासन वही रहता है, और उस तख्त पर बैठने वाले राजा की भी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। वो चाहकर भी कभी कभी अच्छे निर्णय नहीं ले पाता है, कुछ मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों का पालन करते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए राज्य शासन को चलाया जाता है। लेकिन किसानों के लिए तो कोई मजबूरी नहीं है ना, उपभोक्ता के लिए तो कोई मजबूरी नहीं है ना, समाज के पास तो कोई मजबूरी नहीं है। वह तो जैसा बन जाएगा वैसा राजा राजा बन जाएगा। प्रजा यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा है वैसा राजा होगा। तो किसानों के बीच काम करने का निश्चय किया गया। किसानों से चर्चा की गई, किसान मित्रों से चर्चा की गई, कुछ अच्छा भाव रखने वाले दोस्तों से चर्चा की गई, और उनके माध्यम से हमारे जावत क्राफ्ट के नाम से हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हमने एक विचार पैदा किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस ग्रुप का रहा, हमारे मित्र मंडली का रहा, कि सीबीबीओ के रूप में मध्य प्रदेश में पतंजलि को कोई काम नहीं मिला। पतंजलि को कार्य मिला देश के अंदर
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंदर। मेरी आदरणीय भाई साहब प्रवन कुमार जी से बातचीत हुई, आदरणीय ऋषि वर्मा जी से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब हमें पता चला कि पतंजलि हमारे सेबीबीओ के रूप में हमें मध्य प्रदेश में कार्य करने के लिए, हमारे सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन की हमें अब कमी हो जाएगी, तो हमने वर्चुअली इस योगाहार मंच को ही उनका मार्गदर्शन का केंद्र बना लिया। अब मार्गदर्शन, प्लानिंग, जो भी काम है वो पतंजलि के माध्यम से करेंगे। केवल रजिस्टर्ड सीबीबीओ के रूप में हम, जिसको नीमच जिले का टारगेट मिला हुआ है, जिसको मध्य प्रदेश का टारगेट मिला हुआ है, ऐसे सीबीबीओ को खोजेंगे और खोजकर उनके साथ जुड़कर हम अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां चाह है वहां राह है। किसान दोस्तों के बीच में भी मन में चाह थी कि हमने किसानों के बीच में कुछ करना है। हमने अपने किसानों की आय बढ़ाना, उनके खर्चे को कम करना, आउटपुट को बढ़ाना है, इनपुट को कम करना है। तो जब ये विचार सामने आया तो हमने अपने वहाँ के सोर्सेस के आधार पर पता किया। पता करते करते आखिर में हम अपने शक्ति एग्रो नाम के हमारे सीबीबीओ के साथ हम लोग जुड़ गए। उनके श्री प्रवीण कुमार जी से हम मुलाकात करने के लिए फरवरी माह 2022 के अंदर हम भोपाल में इनसे मिलने के लिए गए। कंपनी सीबीओ का एक बैठक था जिसमें सारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओज आए हुए थे। वहां जाकर हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके अंदर क्या भागीदारी रखते हैं। बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मैं आगर जिले के सुसनेर का निवासी, यहाँ का किसान, नीमच जिले के जावद में अपने घर से 260 किलोमीटर दूर जाकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण करवाना। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में याद रखें। मैं वहाँ किसानों के बीच में, किसानों के इस संगठन को बनाने के लिए, उनके विचार के लिए उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरा उसमें कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जो प्रमोटर्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, वो वहीं के होंगे, वहीं के किसान होंगे, उन्हीं की कंपनी होगी। लेकिन मैं जब तक जावद क्रॉप काम करता रहेगा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहूंगा। जावद क्रॉप की ये कहानी आदरणीय प्रवीण जी के सहयोग से, उनके जो सीबीओ में काम करने वाले उनके मुख्य पदाधिकारी आदरणीय कुशवाहा जी को उन्होंने तत्काल नीमच भेजा। कहा ऐसे कार्यकर्ताओं की हमें बहुत जरूरत है। प्रवीण कुमार जी के साथ मेरा एक पुराना संबंध था। 2000 के अंदर यूपीए प्रधानमंत्री जी की सरकार थी, हमारे अटल बिहारी जी की सरकार थी। उस वक्त इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना के नाम से किसानों के बीच में जो ग्राम सभाओं के माध्यम से जो अति गरीब परिवार थे, उन गरीबों के उत्थान के लिए एक योजना के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में शाजापुर, गुना और आगर जिले के अंदर एक प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना चल रहा था। उस पीरियड में हमारे जो उस वक्त उस योजना की कोऑर्डिनेटर थी, मतलब जो अधिकारी थी, वो थी श्रीमती वीरा राणा जी। वो वीरा राणा जी के साथ में सहयोगी के रूप में आदरणीय प्रवीण जी काम कर रहे थे और उसी प्रोजेक्ट में कहीं मुझे भी ये काम करने का मौका मिला था। लेकिन उस वक्त भी मेरी कोई जिम्मेदारी उनके साथ तय नहीं थी, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मैंने उस वक्त भी गांव के अंदर अति गरीब परिवारों के सहयोग के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, कहीं बकरी पालन है, कहीं किराना स्टोर है, कहीं सिलाई मशीन है, ऐसे छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्टों में उनके साथ मैंने काम किया था। और वर्ल्ड बैंक की एक टीम के साथ भी हम लोगों ने काम किया। एक बड़ा 19 लाख रुपए का हमने एक तालाब बनवाया था, जिसकी वजह से आज भी किसानों को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा हुआ। ऐसे पॉइंट्स चयन किए गए थे। तो एक छोटा परिचय प्रवीण कुमार जी के साथ था। उन्हें विश्वास था कि भूपेंद्र बिना लालच के, बिना किसी अ, आकांक्षा के वो समाज के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और शक्ति एग्रो के साथ हमने काम करते हुए हमारे जावद क्रॉप की इस रचना को हमने पूरा किया। जावद क्रॉप रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने लाइसेंसी प्रक्रिया में जाना शुरू किया।
आज जावत क्राफ्ट के पास में मंडी के सारे लाइसेंस है। नीमच मंडी के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश नहीं देश की सबसे बड़ी बड़ी औषधीय मंडी के रूप में भी जानी जाती है, जहां आप वानस्पतिक कचरा भी लेके अगर आ जाएंगे तो वह भी बिक जाएगा। अभी पलाश के फूल 27,000 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं। बहुत मात्रा में इस वक्त अमेरिकन केसर, जिसे हम कुसुम के परागकण कहते हैं, वो कुसुम के फूल एकत्रित कर कर आ रहे हैं। कल ही देखा है बहुत बड़ा लाट कुसुम के फूलों का आया हुआ है। आंकड़े के पत्ते बिक रहे हैं, गिलोय बिक रही है, अमरबेल बिक रही है, चक्रमर्द पौड़िया बिक रहा है। पता नहीं जितनी इस धरती के ऊपर वनौषधि है या औषधि है, जिसे हम खरपतवार समझकर भी नष्ट कर देते हैं, ऐसी हर चीज का एकत्रीकरण कर कर अच्छी क्वालिटी में एकत्रीकरण किया गया है, तो वह भी बिक रहा है। मैंने देखा कल तुरई भी बिकी, सूखी तुरई, कटे हुए करेले, सूखे हुए करेले, और चीज जिसे आप वनस्पति को एकत्रीकरण कर सकते हो, ऐसी हर हर औषधि, हर वनस्पति नीमच मंडी में बिकती है। ऐसी मंडी के अंदर हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस कार्य के लिए जो सीबीबीओ के द्वारा हमको 7 डायरेक्टर्स और 5 प्रमोटर्स के रूप में हमने काम शुरू किया था। 150 कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पहले 156 कार्यकर्ता हुए, हमारे सदस्य बने, उनके माध्यम से काम शुरू हुआ। एक एक व्यक्ति को अलग अलग विभागशाह काम सौंपा गया। हर डायरेक्टर के पास अपना विभाग है, हर हर डायरेक्टर अपने विभाग पर काम करता है। जवाबदारी हर व्यक्ति की अलग तय की गई है। तो एक माननीय महाजन समाज से हमारे मित्र हैं डॉक्टर नितेश जैन साहब, उन्हें हमने मंडी काम करने के लिए उनके विभाग को दिया गया कि आप मंडी से विक्रय भी आप करेंगे और परचेस भी आप करेंगे। परचेस और खरीदने का काम भी उनका है और विक्रय का काम भी। ऐसे ही धीरे धीरे विचार आया कि यदि हम लोग बहुत अच्छे मानकों के साथ में यदि किसान समाज के बीच में जाएंगे, हम ये बात लेके जाएं कि प्राकृतिक कृषि के ऊपर उस वक्त हमारे सदन के अंदर जोर चल रहा था, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिले, ऐसे भाव को लेकर उस वक्त योगाहार मंच पर हल्ला मचा हुआ था। गाय पालन, प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घनामृत, इन्हीं की चर्चा इस मंच पर उस वक्त सतत चल रही थी। कोई ना कोई हमारे कार्यकर्ता आते रहते थे। इसी बीच एक दिन बॉम्बे से हमारे एक योगाहारी वक्ता के रूप में रहे, जिन्होंने नर्मदापुरम में भी अपना काम किया, ऐसे डॉक्टर अशोक व्यास जी बॉम्बे से आए। उनका हमने सुसनेर के अंदर संतरे के किसानों के साथ मीट करवाया, क्योंकि उस वक्त मैं जब अपने घर पे था तो ग्रामीण प्रवास के दौरान हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, जिसका जिक्र बार बार योगाहार मंच पर हमारे द्वारा किया गया। भैया बने सिंह जी आर्य और हम दोनों ने उस वक्त निर्मल जैविक ग्राम यात्रा के रूप में 40-50 गांवों के अंदर प्रवास किया था। गांव के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत की, जैविक, प्राकृतिक और स्वच्छता के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय भाई साहब मुन्नीलाल जी यादव जी का भी प्रवास मैना नगर में हुआ था, मैना गांव में हुआ था। वहाँ उनकी भी जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर एक गोष्ठी हुई, जिसमें मैना के बहुत सारे किसान बंधुओं ने लाभ लिया। लगभग 150 कार्यकर्ताओं का जैविक प्रमाण पत्र भी उसी बीच तैयार हुआ। जावक का विषय चल ही रहा था, सुसनेर में भी छोटा मोटा काम हम जैविक और निर्मल ग्राम यात्रा में कर रहे थे। काफी सराही गई उस वक्त की हमारी यात्रा, और प्रतिदिन का प्रवास होता था। तो मैं बात कर रहा था कि ये प्रक्रिया ऐसे चली ही रही थी कि हमने सोचा कि यदि मान लिया जाए कि
श्रीलंका वाला एक वो जो विषय आया कि एकदम से श्रीलंका के अंदर उत्पादन कम होने की वजह से वहां महंगाई की मार बहुत बढ़ी। गुजरात के एक वैज्ञानिक का दौरा उस वक्त आगर के केवीके में हुआ, उसमें उनसे मेरा बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने ये कहा कि एकदम से हम अपने सारे किसानों को केमिकल खेती छोड़कर एकदम जैविक खेती के ऊपर अगर हम लेके जाएंगे तो हो सकता है कि किसान की आय पे उसका असर हो। तो फिर मुझे याद आया कि हमने भारतीय किसान संघ के अंदर एक नारा लगाते हैं। वो नारा हम लगाते थे, सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। इसी पे काम करना चाहिए। बिजली देना सरकार का काम है, पानी देना भी प्रकृति का काम है। हमारे हाथ में है कि हम खाद को सस्ता दे सकें, खाद की उपलब्धता करवा दें। यूरिया के कांड हुए, लोगों ने शक्कर की बोरी में भी यूरिया लेके जाते हुए देखा। इन सारे दृश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि जावा एपीओ सबसे पहले खाद को टारगेट करेगा और अपने जितने भी सदस्य हैं, जो आज की तारीख में जो संख्या है वो 756 किसानों की संख्या है हमारे ग्रुप की, जावद की, और एक और ग्रुप हम साथ में चलाते हैं, वो नीमच का है, उसकी भी संख्या लगभग इतनी ही है। ऐसे दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों उत्पादक संगठनों की संख्या 1500 से ऊपर चली जाती है। विचार करके हम लोगों ने खाद्य कंपनियों के साथ में संपर्क किया। खाद के लाइसेंस बनाने में हमें कृषि विभाग नीमच का बड़ा सहयोग रहा। माननीय कलेक्टर महोदय तत्कालीन उस वक्त उनका भी सहयोग रहा, और उसके बाद जितने भी कलेक्टर्स नीमच आते रहे, उन सब लोगों ने जावा एपीओ को अपना प्रेम बहुत दिया। ये यात्रा शुरू हुई सीबीओ के माध्यम से, हमने खाद खरीदना शुरू किया और सीबीओ के माध्यम से ही जो शुरुआती वर्ष आया उसमें हम लोगों ने आखिरी आखिरी में जाके थोड़ा बहुत खाद और थोड़ा यूरिया, और ऐसे करके हमारा मार्च का महीना पूरा कंप्लीट हो गया। और उस मार्च के महीने में हम लोगों ने लगभग 3 लाख के लगभग हमने कारोबार किया। और इसी तरह से वो 3 या 4 लाख रुपए का है, वो एग्जैक्ट मुझे मेरी बात नहीं हो पाई हमारे सीईओ से। तो पर लेकिन हाँ, हम ग्रांट के हकदार हो गए। जैसा कि मोदी सरकार कहती है, किसानों के सहयोग के लिए सरकार खड़ी हुई है, उसको विचार करते हुए हमारे खाते में लगभग 4.5 लाख रुपए की सहयोग राशि जो जावत क्राफ्ट को चाहिए थी, वो हमको ग्रांट मिल गई। अब शुरू होती है हमारी असली यात्रा। एक बार खाद विक्रय का काम चालू हो गया, किसानों का भरोसा शुरू हो गया, तो हमारे एपीओ ने इसी खाद को लक्ष्य बनाकर इस पे काम चालू किया। और फिर हम लोगों ने इक्को के लिए सीधे बातचीत करना शुरू की। चंबल फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ यूरिया सप्लाई में सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि कोटा प्लांट हमारे यहाँ से, हमारे जावद एपीओ के प्लांट कार्य क्षेत्र से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसकी गाड़ी भी हमें सस्ती मिल सकती है, और सीधे मिल जाएगी तो और काफी फर्क पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर कर हमने चंबल फर्टिलाइजर्स से संपर्क शुरू किया। चंबल फर्टिलाइजर से संपर्क शुरू किया। आसान नहीं होता है किसी भी खाद की एजेंसी को लेना। आज के इस दौर में जहाँ राजनीति पूरी तरीके से समाज पर हावी हो, जहाँ राजनेताओं के अपने एकाधिकार के स्वप्न चालू हो गए हो, इस प्रजातंत्र को वो राजतंत्र में कन्वर्ट कर कर अपने बाप की बकौती समझने लगे हो, ऐसे समय में खाद की चंबल की एजेंसी लेना, जहां पूर्व से ही बड़े बड़े प्रदेश के नामी नेताओं ने उन एजेंसियों पे कब्जा किया हुआ, उनके मार्केट पर कब्जा किया हुआ, महाजनी पद्धति पूरी तरीके से जहां लागू है, जहां सबसे ज्यादा माहेश्वरी, जैन बाहुल्य और धनाढ़यों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एकदम से किसानों का एक संगठन बीच में आए और उससे कोई सहयोग कर दे, संभव नहीं है। लेकिन बार बार चर्चा की गई, मंच के ऊपर भी चर्चा हुई, और धीरे धीरे जहाँ चाह है में रहा है, मैं कह रहा था आपसे, चाह रहा कि इस रास्ते में धीरे से हमें सहयोगी भी मिलते गए, और सहयोगियों के माध्यम से कभी सतपुड़ा जाना हुआ, कभी विंध्याचल जाना हुआ। वहां से धीरे धीरे हम लोग एक बार भोपाल का ऑफिस में गए। भोपाल में हमको वहाँ वहाँ जो महाकौशल प्रांत के जो डायरेक्टर महोदय थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। और जब हमने उनको ये कहा कि हम एपीओ के माध्यम से किसानों को सस्ता खाद उनके घर तक डिलीवर करना चाहते हैं, ऐसी भावना के साथ हमारा जावद एपीओ काम करना चाह रहा है,
किसानों को सस्ता खाद मिल जाए, टाइम से मिल जाए, वो अपनी खेतों को अपने ऊर्जापूर्ण कर देंगे और अच्छी फसल को प्राप्त कर लेंगे। तो कहा बहुत पैसा लगता है, जैसा लगेगा वैसा होगा, सहयोगी मिलेंगे, फाइनेंसर ढूँढेंगे, ऐसे सर्चिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी और अगर आत्मबल कम होगा तो योगाहार का मंच है ही। ऐसा विचार कर जब हमने उनको अपना पूरा ब्रीफ किया, उन्होंने कहा बैठिए, चाय पीजिए, नाश्ता करवाया और फिर कहा कि आप हमारे रीजन में नहीं है, नहीं तो हम आज ही आपका सहयोग कर देते। आप ऐसा कीजिए कि आप मालवा प्रांत के कार्यकर्ता हैं, मालवा क्षेत्र के लोग हैं, तो आपको अपने हेड से मिलना पड़ेगा। मैं उनका नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे मिलने के लिए जाइए। फिर हम लोग मालवा क्षेत्र के जो रीजनल हेड मैनेजर थे हमारे आदरणीय हरीश चंद्र जी, उनसे मिलने के लिए गए। हरीश चंद्र जी ने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा तो हमसे भी गया है भारत सरकार के द्वारा कि हमें भी किसी न किसी किसान संगठन को अपनी एजेंसी देना चाहिए। किंतु कुछ मजबूरियों के कारण हम लोग इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हम भी सर्चिंग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई किसान परिवार हमको ऐसा मिल जाए, किसान उत्पादक संगठन ऐसा मिल जाए, जिसके साथ हम कुछ कर सकें। लेकिन ये बड़ा मेहनत का काम है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से हमें डराया भी सही। लेकिन हमारे आत्मविश्वास को और हमारी लगन को देखते हुए आदरणीय हरीश जी ने आखिर में चंबल की एजेंसी जावत क्राफ्ट को दे दी। इसी बीच मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली चला गया। दिल्ली में आपदा की सरकार थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि आपदा हटाना है और आपदा दूर करने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रांत ने कुछ कार्यकर्ताओं को मांगा था और उन इन कार्यकर्ताओं के बीच में जी आदेश भाई साहब आपदा की सरकार क्या नाम दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन प्रसन्न हो गया। जी 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 भाई साहब, आपका आशीर्वाद है भाई साहब। जी, तो ये आपदा सरकार हटाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को वहां बुलाया गया था। मैं दिल्ली चला गया उस बीच पीरियड में, लेकिन सतत फोन के ऊपर मैं अपने जावत क्राफ्ट के इस किसान उत्पादक संगठन को काम करता रहा। बातचीत में प्लानिंग में तो बहुत सारा पहले से ही चल रहा था। हम लोग छोटी-छोटी कौशल्या चौधरी करके एक आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा। एक जोधपुर की एक महिला कार्यकर बहन है, किसान है। उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी पूरे देश के अंदर शुद्ध के युद्ध में खड़ी कर दी। उनको भी हमने आदर्श माना और शुद्ध की बहुत सारी बातें हमारे मंच से तो सतत होती ही रही है। योग करवाना है, छोटे योग करवाना है, प्राणायाम करवाना है, व्यायाम करवाना है। ये तो सतत 5:30 बजे से योगाहार के मंच का एक अभिन्न अंग है ही। रोज हमें किसी न किसी श्रेष्ठ शिक्षक के माध्यम से योग सीखने को यहाँ मिलता है। लेकिन आहार के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा होती रहती है। आदरणीय अ, दादा हमारे जो हैं, नाम उतर रहा है, महाराष्ट्र के हैं हमारे गजानन जी बाजड़, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी फसलों पे चर्चा करते रहते हैं। अपने वो ठाकरे थे एक, ठाकरे जी हैं, बहुत सारी टीम है बहन रंजना जी की, महाराष्ट्र की। उमाशंकर जी की टीम है, अपनी बिहार की टीम है और बहुत इसके अंदर बहुत सारी चर्चाएँ होती रहती है। बहन प्रणीता ठाकरे साकरे साकरे और सिंधुदुर्ग की बहन हमारी वो रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आखिरी में 8 बजे के बाद ही लेके आती है हमारी टीचर बहन और अपने स्कूल में वो छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ कराती रहती हैं। ऐसे योगाहार से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जब भी आदरणीय दादा डीडी शर्मा जी है, उनके बड़े मार्मिक क्वेश्चंस भी योगाहार मंच पर आते रहते हैं। प्रवासी के रूप में मैं दिनेश जी सेमवाल को भी देखता रहता हूँ और मुन्नी लाल जी भाई साहब तो पता नहीं नागपुर तक की दौड़ लगा के आए हैं। इस बार हमारे पूरे आगर जिले का संतरा बिक चुका है, नहीं तो इस बार हम यहाँ सबसे बड़ा संतरा खरीदी केंद्र ही खोल रहे होते। अगली बार करेंगे इसको प्रयास को। एलोवेरा वगैरह है, बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ हैं, उनको भी हम
यहाँ बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि पल्प इकट्ठा हो और हमारे मियाज के कारखाने को मिले। तो हम भी सोच रहे थे, हमने हाथ खट्टियों का ऑर्डर दिया, हनुमानगढ़ से हाथ घट्टियां भी मंगवाई। हाथ से जो हमारी दादी नानी घर पे, पता नहीं, हमारे मालवा की तो प्रांत की तो बड़ी अच्छी परंपरा रही है। हम गांव में जब रहते थे, नानी है, दादी है, तो सुबह सुबह इनके गीत होते थे। सुबह 5 बजे ये लोग घट्टी के अंदर रोज पिसा हुआ नया ताजा आटा ही हमको खिलाया जाता था। प्रतिदिन जो भोजन करवाया जाता था उसका आटा सुबह 5 बजे गीत के साथ, मंगल गीत के साथ शुरू होता था। और वो गाते हुए, भजन गाते हुए, सुबह सुबह की जो अलार्म है वो इसी से होती थी, घट्टियों की आवाज से, घरड़ घरड़ की आवाज के साथ में, उसमें सुर मिलाते हुए, गीत गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए जो आटा पिसता था, उस आटा पिसाई के माध्यम से ही सुबह का जागरण होता था। तो परंपरा धीरे धीरे विद्युत की चक्कियां आने से और नई बहुओं में थोड़ा सा आलस आ गया, उनकी वजह से वो पूरा चक्र जो था, जो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि पूरे शरीर को घुमाना चाहिए, घट्टियों के माध्यम से पूरा हो जाता था। और उसकी वजह से आने वाली संतति का आना भी सुलभ होता था, ऐसा मैंने सुना है कि वह एक्सरसाइज जैसी एक्सरसाइज थी जिससे बहनों को डिलीवरी के टाइम पे कोई कष्ट नहीं होता था। वो प्राथमिक एक्सरसाइज जो हमारे घरों में शुद्ध आटे के माध्यम से मिलती थी और उसकी पिसाई के माध्यम से मिलती थी, वो बंद हो गई और विद्युत चक्कियों ने हमारे घरों में कब्जा किया और विद्युत चक्कियों के माध्यम से फिर वो आटा पीसने लगा। हाई आरपीएम के ऊपर जो आटा पीसने से जो वैज्ञानिक लोग बता पाएंगे कि वो आटे के अंदर कौन कौन से गुण नष्ट हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ जवान चलाने वाला कार्यकर्ता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि उसके वैज्ञानिक पहलुओं पे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा सुना है कि हाई आरपीएम होता है, उनका आरपीएम ज़्यादा होता है, उस आरपीएम की वजह से वो आटा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने से उसको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को वो खत्म कर देता है। तो हम लोगों ने टारगेट किया कि हम उसको कम करेंगे। हमारा उपयोग एक बंदा पिसाई के संयंत्र के ऊपर काम करेगा। हनुमानगढ़ से हम लोगों ने हाथ की आटा चक्की बुलाकर स्थानीय किसान महिलाओं को गेहूं पिसवाकर उसके आटे को इकट्ठा करना और उसको कुछ चंद लोगों तक अभी पहुंचाने का काम किया गया था। लेकिन चूंकि इसमें श्रम बहुत अधिक है और आदत नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा मूल रूप से धरातल पर आ ही नहीं पाया। चक्कियां आज भी रखी हुई हैं और प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया। लेकिन ये हमारा ध्येय है कि हम उसको फिर से चालू करेंगे। तो अगले महीने हमारे पास में हनुमानगढ़ से फिर हमने ऑर्डर किया है का लो आरपीएम की मशीनें बुलवाई गई हैं। उसके माध्यम से हम गेहूं परचेसिंग हो रहा है, उस माध्यम से हम गेहूं का दलिया निकालने वाले हैं और 5 किलो के पैकिंग में दलिया निकालेंगे। खिचड़ा, बाजरे का खिचड़ा होता है, खिचड़ा बनाने का काम करेंगे, बेसन बनाने का काम करेंगे। ऐसे करके उसके ऊपर हम काम चालू कर दिया है। मशीनों का ऑर्डर 1 माह हो गया है दिए हुए और अप्रैल महीने की डेट मिली है। अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में कभी भी हमारे यहाँ उन मशीनों का लग जाएंगी, हमारे गोडाउन के ऊपर वो काम शुरू हो जाए। अभी किराए के ऊपर गोडाउन लिया हुआ, उसमें काम चल रहा है। चंबल की मैं यात्रा कर रहा था, चंबल की जैसे ही हमारी खाद की एजेंसी हुई, चंबल की खाद एजेंसी मिलने के बाद हम लोगों ने उस खाद के लिए, वितरण के लिए, हमने उसको माइक्रो प्रोजेक्ट के रूप में हमारे जिन जिन गांवों के किसान सदस्य हैं उन गांवों के अंदर लगभग आप समझिए कि 20 केंद्र आज की तारीख में हमने खोल दिए। माइक्रो प्लानिंग किया हुआ है, एक जगह पर कोई स्टॉक नहीं, एक जगह पर कोई अ, कहना चाहिए एक जगह से वितरण नहीं, एक जगह से सप्लाई नहीं। छोटे छोटे जहां जहां किसान ज्यादा हैं, हमारे 50 किसान भी अगर किसी जगह पे हमारे सदस्य है, उस गांव के अंदर हमने काउंटर डाल दिया और उस काउंटर पर सीधे गाड़ी खाली होती है और वहीं से सीधे वो चली जाती है। आज की तारीख में जावत क्रॉप के पास में इफ्को की एजेंसी है, चंबल की एजेंसी है, नर्मदा की एजेंसी है, ग्रोटेक की एजेंसी है। इन्हीं के साथ में बीज भी शुरू किया।
दवाइयां भी शुरू की, दवाइयां दोनों प्रकार की शुरू की हैं। खाद बीज जो हमारे हाथ में है, प्रकृति के हाथ में पानी है, वो हम ले नहीं सकते, उसमें सहयोग कर सकते हैं। बिजली के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे उन सारे किसानों को, हमारी बात हुई है माननीय आदित्य झा करके हमारे दिल्ली में हमारे बड़े सहयोगी हैं। पूर्व में वह 2005 से लेकर 2009 तक 8 तक 2008 तक वह माननीय लोकप्रिय मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब सीएम साहब थे, शुरुआत में जब दिल्ली से आए थे, तो उनके साथ वो सहयोगी के रूप में उनके पीए के रूप में मध्य प्रदेश आए थे। भारतीय अपना अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है उसके कार्यकर्ता रहे हैं। उनका हमको सहयोग मिला, उनके द्वारा हम लोग सहयोग मिला और उनसे हमने ये सहयोग, चंबल का सहयोग उनने भी किया और उनके कहने के बाद हमको हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया चंबल ने और हम लोग चंबल के इसको किया है हमने। तो धीरे-धीरे हमने खाद की व्यवस्था की है। अभी उनसे हमारी बातचीत चल रही है। सारे किसानों के खेतों के ऊपर हम सोलर पंप लगाने वाले हैं। ऐसा हमारा अगला प्रोजेक्ट है सरकार के टारगेट के साथ में, कृषि विभाग के सहयोग से और उनकी कंपनी के सहयोग से सोलर की कहानी को आगे बढ़ाएँगे। किसानों को सस्ती बिजली प्राप्त हो जाए, ऐसा सोच रहे हैं। हमारे अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के सम्मानित सीएम साहब हैं, जिन्होंने कल ही हमारे पास के विश्व के पहले गौ अभ्यारण्य के अंदर कल अपना जन्म दिवस गाय के बीच में, ग्वालों के बीच में मनाया है और एक संदेश दिया है कि इस प्रांत के अंदर अब गौ संवर्धन के ऊपर काम होगा, गायों के बीच में काम होगा, गाय के गोबर पे काम होगा, गाय के गोबर से खाद बनाया जाएगा, गाय की सेहत के लिए काम किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना बहन जी। और ऐसा करके उन्होंने कल पूरे दिन कामधेनु गौशाला जो गौ अभ्यारण्य है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य है, उसके अंदर अपना पूरा जन्मदिवस मनाया है। तो उन्होंने भी कहा है कि हम किसानों को सस्ती बिजली देंगे, 5 रुपए में कनेक्शन देंगे। ऐसा किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे नारे के 2 हिस्से इसमें पूरे हो जाते हैं और खाद बीज की सस्ती बिजली, खाद और पानी। पानी प्रकृति है, जब अच्छे मन के साथ में हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो प्रकृति भी, ऐसा कहते हैं जब चाह बढ़ जाती है तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है, तो पानी की समस्या तो खत्म होने वाली है। तीसरे फेज के रूप में चंबल का पानी अब पाइपलाइन के माध्यम से भी वहां पहुंचने वाला है। 2 फेज चंबल गांधी सागर से पूरे हो चुके हैं, तीसरा फेज अभी काम कर रहा है। मनासा तक पानी पहुंच चुका है, अगली कड़ी में हमारे ही जावत क्षेत्र के अंदर वो पानी पहुंचने वाला है। पानी के ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जब से पानी पे काम शुरू किया है, तब से मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर बदलने लगी है। समस्याएं सभी में होती हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं नहीं है, लेकिन सरकार ने अच्छे मन से किसानों के लिए काम किया है। इसके लिए सरकार की प्रशंसा करना भी हमारा ही धर्म है। सस्ती बिजली, खाद और पानी के इस नारे के ऊपर काम करते हुए हम खाद बीज की इस प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। अभी इसी वर्ष, अभी पिछले फरवरी 7 फरवरी को वहाँ से आने के बाद में एक मीटिंग हम लोगों ने नीमच के अंदर की है। उसके बाद में 21 तारीख को, 25 तारीख, पिछली 25 फरवरी को भी हमने एक मीटिंग की है और उसमें तय किया है फिर से कुछ नया करने के लिए। तो उसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने ये जो किसानों का ब्लॉक हमारा 1500 किसानों का बन गया है, इस 1500 किसानों के ब्लॉक में जैविक किसानों का भी टारगेट तय करेंगे और इसी में से एक ग्रुप अलग निकालकर जैविक किसानों का काम चालू करेंगे। हमारे एक डायरेक्टर श्रीलाल जी गुजर करके हैं, वह जैविक के ऊपर काम कर रहे हैं। जैविक खाद, जैविक दवाइयाँ, इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे हमने पिछले 3 महीने से काम शुरू कर दिया है। जल्दी हमारे खाद का रिजल्ट भी आने वाला है, उसकी टेस्टिंग होने वाली है। और जैविक किसानों का एक ग्रुप भी तैयार करके केमिकल पे काम इसलिए किया था कि एकदम से लोग निराश ना हो जाए और काम शुरू कर दें। आखिर में ध्येय तो हमारा
जैविक ही है, प्राकृतिक ही है। तो प्राकृतिक जैविक को ही हमारा है, लेकिन हम चाहते पहले लोग हमसे जुड़ जाएं, फिर धीरे से उनको हम बताएं कि हम अपने आंखों के सामने देखती आंखों से ये जो जहर हमारे फसलों में डाला जा रहा है, इसको हम कम कर दें, इसको हम खत्म कर दें। और धीरे 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 अगले 3 वर्षों के अंदर जावत क्रॉप के अंदर जैविक का भी एक पूरा का पूरा विंग खड़ा हो जाएगा। उनके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उनको खाद, बीज और दवाइयां हम पूरी प्रोवाइड करेंगे। जैविक खेती के एक टारगेट को लेकर हम काम कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी कहानी है जो जावत की है, जावत के साथ चल रही है। जावत के किसान अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरे ही सहयोग से कर रहे हैं, क्योंकि सीबीबीओ हमें सहयोग कर रहा है, पतंजलि से हमें विचार मिल रहा है। और इस वर्ष जावत क्रॉप ने लगभग 1,85,00,000 रुपए का फरवरी माह तक बिजनेस किया है। दुर्भाग्य से हम लोग सरकारी सहायता से दूर चले गए, क्योंकि सरकार के अपने तरीके हैं। सरकार एफपीओ को जो एड करता है, वह एड उनके मापदंडों के आधार पर करता है। सरकार को ये लगने लगा है कि हम लोगों ने की रफ्तार ज़्यादा है, हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं, तो शायद हमारे खाद बीज व्यापार और इसी में हम लोग आगे निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक रफ्तार पकड़ी है और अगले वर्ष हम इस रफ्तार को 10 गुना करने का हम लक्ष्य लेकर ये 2024-25 का टारगेट तय किए हैं। अगले वर्ष अगर इसी समय हम लोग अपनी जावत क्रॉप का अवृत निवेदन योगार के इस मंच पर करेंगे तो लगभग 15 करोड़ के साथ करेंगे, ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। इस सारी कहानी में चूंकि मेरी भी उम्र हो चुकी है, सफेद बालों हो गए हैं, एक कहानी हम इसमें से भूल गए। हम लोगों ने एक विंग अपने एक कार्यकर्ता को पतंजलि का 15 अगस्त के दिन इंदौर में पशु आहार का एक न्योता हमको उस वक्त मिला। माननीय मुनीलाल जी भाई साहब का आदेश हुआ कि आपको मालवा प्रांत की ओर से वहां जाना है। बने सिंह जी और हम दोनों मालवा प्रांत के कार्यकर्ता के नाते माननीय मुनीलाल जी भाई साहब के आदेश पर 15 अगस्त को कन्वेंशन हॉल करके है, उसमें हम लोग वहां गए। आदरणीय यज्ञदत्त जी शास्त्री जी का वहां पर उद्बोधन था, उनके आतिथ्य में वहां एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमें पशु आहार का विषय आया वहां पर। और पशु आहार पे जब ये पता चला कि पशु आहार के अंदर यूरिया मिलाया जाता है, तो हम उसको प्रूफ करने के लिए सीहोर भी गए। बाद में एक पशु आहार बनाने वाली कंपनी का हमने विजिट भी किया, और वहां जब वहां के मेकिंग करने वाले से जब हमने बात की, जो वहां कारीगर था उससे हमने बात की, तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ यस, दूध बढ़ाने के लिए जो पशु आहार तैयार किया जाता है उसके अंदर यूरिया मिलाया जाता है। और ये बात जब योग पतंजलि के उस समिट में जब हम वहां गए थे मालवा प्रांत के कार्यकर्ता के नाते, तो वहां पर जो वैज्ञानिक और जो हमारे सीजीएम पशु आहार थे, जब उन लोगों ने ये बातचीतें वहां रखी, नाम तो क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया अगस्त महीने में, तो शिवराज मेरे सिंह दिमाग में चौहान ये जी। बात आई। जी भाई साहब। शिवराज सिंह चौहान जी। हाँ, शिवराज जी ने जब ये बातें वहां रखी कि पशु आहार के अंदर यूरिया होता है, और वो यूरिया हम किसान वो पशु आहार हम किसानों को किसान अपने गायों को, अपनी भैंसों को, जिन्हों वो लाखों रुपए में खरीदते हैं, उनको खिलाते हैं, और इनडायरेक्टली वो दूध हमारे ही पेट में आके गिरता है। तो जब ये बात मैंने अपने वर्चुअल, हम लोग भी बैठक करते हैं हमारे जावत क्रॉप की, महीने भर में एक आध बार बैठ जाते हैं, कभी कभी 15 दिन में भी बैठते हैं, जैसा विषय आ जाता है, कोई क्राइस खड़ा होता है तो उस पर चर्चा होती है। तो ये विषय जब मैंने अपने ग्रुप में रखा तो उन्होंने कहा भाई साहब ये भी बहुत अच्छा विषय है, क्यों ना हम पतंजलि से संपर्क करके और पतंजलि के माध्यम से हम पशु आहार की एजेंसी भी ले लेते हैं। एक कार्यकर्ता को हमने पशु आहार के ऊपर लगा दिया। आदरणीय पूरनमल, डॉक्टर पूरनमल करके हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, पूरनमल जी धाकड़, वो जैसे ही विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए थे
उसके बाद फ्री हो गए थे, तो हमने उनको, उन पति पत्नी सहित उनसे कहा कि आप इस कार्य को जावत क्रॉप के सदस्य होने के नाते, डायरेक्टर होने के नाते आप इसको अपने उसमें जवाबदारी में ले लें। और डॉक्टर पूरनमल जी ने भी पशु आहार के ऊपर बहुत अच्छा काम खड़ा किया। अभी पिछले 15 दिन पहले 25 फरवरी के बाद में, 25 फरवरी की बैठक में ये पारित हो गया था कि हम पतंजलि का ये जो पशु आहार है, जो 4 या 5 क्वालिटी में आता है, मावा, मोहन भोग जो भी है, उसको किसान को घर पहुंच सेवा देंगे। हमारे जो खाद के काउंटर्स है उन्हीं को काम मिले, ऐसा सोचकर उनको भी कहा कि उनको भी हम खाद देंगे, पशु आहार देंगे। तो 20 काउंटरों के ऊपर आज हमारा पशु आहार भी बिक रहा है और घर पहुंच सेवा भी हम दे रहे हैं। एक गाड़ी खरीदी है टाटा एसी, जो आने वाले हमारी जो जो पशु आहार आता है, उस पशु आहार को लोड कर कर ऑर्डर के हिसाब से डिस्पैच करते हैं। क्योंकि वहां जब व्यापारी लोग अपना कथन कह रहे थे, तो ब्यावरा के एक रामचंद्र जी दांगी करके वहां आए थे, वो साफा वाफा बांधते हैं, बुजुर्ग इंसान है, और उन्होंने इस साल का पशु आहार बेचने का सबसे बड़ा बिजनेस जो मध्य प्रदेश में किया, वो उनके नाम पर गया था। उनको, उनके कथन को जब हमने वहां से देखा, तो उस कथन में ये आया कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर भी 1 बोरी पशु आहार की रखकर किसान के घर छोड़ने जाते थे। तो इस ध्येय को हमने, वाक्य को अपने ग्रुप के लिए दे दिया कि भाई, जब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लेके जा सकता है, तो हमारा बड़ा कारोबार है, हमारे पास में फाइनेंस भी है और हमारा सहयोग भारत सरकार भी कर रही है। तो क्यों नहीं हम पशु आहार, पतंजलि के इस पशु आहार को घर पहुंच किसानों को दें। अच्छी क्वालिटी का है पशु आहार। तो वहां से जो सैंपल हमें दिया गया था, तो जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट में हमको पशु आहार ही दिया था। तो जब गिफ्ट पतंजलि से हमें मिला, यमानी यज्ञदत्त जी से, तो हमने उसको स्वीकार करते हुए पतंजलि के उन 6 पीसों में से 4 पीसों के ऊपर हमने काम शुरू किया। और आज हमारी जाट शाखा है, जाट के नाम से है, डॉक्टर पूरन जी धाकड़ और उनकी टीम आज बहुत अच्छे से पशु आहार पे काम कर रही है। बहुत बढ़िया गाड़ियां, लगभग 2 या 3 गाड़ियों के का बिजनेस कर रहे हैं। धीरे 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 करके हम पूरी जावद में पतंजलि के इस पशु आहार को किसानों, और ये बात वहां रखी गई, और बहुत जल्दी, अभी शायद 5 या 7 दिन के अंदर ही हमारे को पशु आहार, पतंजलि पशु आहार की जो टीम है वो ज्वाइन करने वाली है, और उनकी बैठक किसानों के बीच में आयोजित करने का उन्होंने हमको ऑर्डर दे दिया है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि उस मीटिंग में मैं भी वहां पहुंचूं, ऐसा मेरा मन है। नहीं तो हमारे डॉक्टर पूरन साहब है, हमारी जो दावत करार के सारे डायरेक्टर्स और सारे प्रमोटर्स से वो सब रहने वाले हैं, और किसानों की ये समिट पूरी होने वाली है। तो पतंजलि का पशु आहार भी हमारा, हम केवल किसी न किसी माध्यम से, कहीं दूध के माध्यम से भी अगर उसको रोक पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये इस तरह से मैं ये कहानी आपके बीच में कह रहा था। पशु आहार और ग्रेन का खरीदे का काम भी हम कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए इस मंच के माध्यम से हम आप लोगों से सहयोग भी चाहेंगे। हम लोग अभी देख रहे हैं कि मालवा के इस नीमच, मंदसौर और बेल्ट के अंदर किनोवा की खेती, सुपर फूड के रूप में किनोवा की खेती बहुत अच्छी हो रही है। शुरू में महंगा था, लेकिन अब किनोवा इस साल भरपूर आवक हुई है, और किनोवा हमारे यहाँ काफी मात्रा में पैदा किया जा रहा है। लगभग हमारे ही किसानों के पास में बहुत सारा किनोवा है आज की तारीख में। अभी हमने उसके सफाई के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए संयंत्र, जो मशीन होती है, उसका ऑर्डर किया है। लगभग 2.25 लाख रुपए की मशीन है, जो ऑर्डर कर दी गई है, और जल्दी ही शायद इसी महीने वो लग जाएगी, वह भी लग जाएगी। तो 25 तारीख की बैठक में जो हमने निर्णय लिए थे, उसमें ग्रेन क्लीनिंग करने वाली मशीन और पीसने वाली, शुद्धता, शुद्ध मसाले, शुद्ध खाद्यान्न, जो भी पैकिंग वाला है फूड प्रोसेसिंग के बाद में, उस पे भी काम शुरू किया। एक एक कार्यकर्ता को अलग अलग विंग का काम दिया है। कोई जैविक का काम कर रहा है, कोई पशु आहार का काम कर रहा है, कोई खरीदी बिक्री का काम कर रहा है, कोई खाद बीज सप्लाई का कर रहा है, कोई, मतलब हर व्यक्ति को काम है। हर हर डायरेक्टर के पास में कोई ना कोई जवाबदारी है, और वह अपने ही विभाग की बात करता है। इसी 15 तारीख को हमने अपनी टीम के अंदर एक सेल्स पर्सन, जो भिलवाड़ा में काम कर रहे थे, जो ऑनलाइन माध्यम से भी काम करते हैं, उन्हें
पुराना 20 साल का अनुभव है ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हमने उन्हें ज्वाइन किया है। 30,000 रुपए की सैलरी और पेट्रोल के आधार पर उनको हमने, हमारी टीम ने अभी सिलेक्ट किया है और उन्होंने हमको 15 मार्च से ज्वाइन कर भी लिया है। और ऐसे एक टीम में हमारे कर्मचारी की भर्ती 20 साल हो गई है, अकाउंटेंट, और ये तो पहले ही आ गए थे, और कृषि के लिए वैज्ञानिक के रूप में भी हमारे पास, कृषि सहयोगी के रूप में भी है। ऐसे 3 कर्मचारियों की संख्या भी अब जावद की इस टीम के पास हो गई है। धीरे धीरे माँ बगलामुखी की कृपा से, भगवान महाकालेश्वर की कृपा से, बागेश्वर सरकार की कृपा से, माँ कालिका की कृपा से ये जावद क्रॉप धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से एक बड़ी दूरी तय करने की ओर जा रहा है। किनोवा, चिया और पोस्ता दाना, जो कि नीमच की पहचान है, अफीम की चर्चा ना करो और नीमच की बात करो तो शायद अधूरी रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अफीम के काश्तकार भी हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे काश्तकारों की के यहाँ पर शुद्ध टीनोपाल, जिसको कहते हैं व्हाइट कलर का पोस्ता दाना है, इन सब के पैकिंग्स, और जैसे ही हम कोई काम करते हैं, जैसे ही हमारी कोई बातचीत होती है, योगहार के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी को हम अगर कुछ भी करते हैं तो उसकी पहली एक्टिविटीज उनके बीच में पहुंचा देते हैं। सीबीबीओ भी हमारे बहुत अच्छे सहयोग कर रहे हैं, कुशवाहा जी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, शक्ति एग्रो हमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। और जस्ट अभी 8 दिन पहले सीबीबीओ की चर्चा हमारे मध्य प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी तोमर साहब से, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से मुलाकात हुई। उनके बीच में भी जावत क्रॉप की बातचीत हुई, जावत क्रॉप की गति की बातचीत हुई। जावत क्रॉप मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से दौड़ने वाला किसान संगठन बनकर उभर रहा है। और आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह, और वो भी जावत क्रॉप को मिलेगा। जैसा कि आदेश हुआ था बहन रंजना जी का, उस आदेश के मुताबिक 7:45 का यह समय पूर्ण हुआ। इसमें मेरे द्वारा क्या किया गया है मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही योगार की है, और योगार का ये अनूठा मंच कुछ ना कुछ रोज सिखाता है। रोशनलाल जी से सीखना होता है, वो भी हमारे संतरे के बारे में चिंता कर रहे हैं। अपने गृह जिले में भी कुछ छोटा मोटा काम हम संतरे पे करने का सोच रहे हैं। ऐसा ऐसा मन में विचार है। हमारे जावत क्राफ्ट के इस विषय की जब चर्चा होने लगी तो मंदसौर के जो किसान उत्पादक संगठन है, उनके भी कार्यकर्ताओं के हम लोगों को फोन आ रहे हैं, और वो फोन के माध्यम से वह भी हमसे पूछ रहे हैं, आदरणीय भाई साहब हम भी कैसे आगे इस संगठन को लेके जाएं, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। उनसे चर्चा हुई है, गार्लिक के लिए कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि उनका जो एफपीओ है वो गार्लिक के आधार पर बना है। और गार्लिक जो हमारा लहसुन है, लहसुन सबसे ज्यादा नीमच में पैदा होता है, लहसुन सबसे ज्यादा मंदसौर में पैदा होता है, और लहसुन के प्रोसेसिंग प्लांट की चर्चा हुई है। और लहसुन के प्रोसेसिंग प्लांट को हम लोग चर्चा हुई है, बहुत जल्दी मैं मंदसौर के एफपीओ के साथ भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही उज्जैन का भी एक संगठन है जो ओनियन के ऊपर काम कर रहा है, प्याज के ऊपर काम कर रहा है। उनके भी जो माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ भी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा भाई साहब हमको भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जावत की कहानी धीरे धीरे मालवा प्रांत के अंदर चर्चा का विषय बन रही है। आप सभी लोगों ने मुझे ये समय दिया, बड़ी शांति के साथ में, आशीर्वाद के साथ में, ये जो सदन मुझे लाड़ दे रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहन के आदेशानुसार 1 मिनट ऊपर, 2 मिनट ऊपर हो गया है। अगर कोई बातचीत है तो आगे बढ़ते हैं। आदरणीय डीडी शर्मा भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका तो आशीर्वाद हमेशा रहता ही है, हमारे अग्रज हैं आप जी। जी जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आपने बहुत ही सुंदर अपने योगाहार कार्यक्रम के बारे में जो भी सदस्य नियमित सेवा दे रहे हैं और जिन्होंने ये कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, इन सब को, और हमारे यहाँ से बहुत सारे किसान, योग शिक्षक सभी जुड़ते हैं, और अलग अलग स्टेट से हम सभी एक मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सभी का जी
नाम लेकर और जिनके कार्य के बारे में बताकर आपने अपने सुंदर 4 वर्ष के विचार, यात्रा, योगाहार, आहार और योग पर अपने पूरे अनुभव साझा किए। आपका मैं मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप अब चलते हैं आदरणीय डीडी शर्मा जी के पास। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जी, आपका स्वागत है। सभी योगाहारी को मेरा नमस्कार। खास करके हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता है, बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा सफ़र, उन्होंने जो सफ़र था उसको कहानी में परिवर्तित किया। इस एफपीओ को एक नया रूप देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपके परिश्रम का आज मेरे ख्याल फल वो पक चुका है और वो जो यात्रा है इस एफपीओ की वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जहाँ तक आपके ये आपने डेलिब्रेशन की सुनाया कि ये काम हो रहे हैं, तो लगता है कि मेरे जो स्वप्न है कि सभी भारत के किसान एक संगठन के माध्यम से आगे बढ़ें और किस प्रकार से आपने ये एफपीओ को आगे काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपका परिश्रम आज सफल हुआ है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि 1500 किसान का ये संगठन है और आज समय की मांग है कि जो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हम कहते हैं कि संगठित खेती और एक वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित हो रही है। और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो खास करके अब आगे का काम जो आपने सही कहा कि शुरू में किसानों को वहाँ धकेलना कि प्राकृतिक खेती करें और जैविक खेती करें, वो एक कार्य बहुत कठिन कार्य होता है किसी के भी कृषक के लिए कि अपनी जो परंपरागत खेती को वो जो कर रहा है उसको बदलने के लिए तुरंत ना किया जाए। ये भी आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन धीरे धीरे ये भी इसमें मुझे लगता है कि आप इसमें सफल होंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो प्राकृतिक खेती में कन्वर्शन करनी है तो उन्हें कुछ प्रतिशत जो है 20% क्षेत्र जो है उनको प्रेरित करना है कि आप 20% अपना जो कृषि है उसको आप प्राकृतिक और जैविक में बदलें, बाकी आप धीरे धीरे चलते रहें। क्योंकि हमारा जो केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, जैसे आपका यूरिया है, यूरिया एक ऐसा नशा है जैसे एक शराब पीने वाले के शराब का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, वैसा ही आज भूमि में इस तरह से ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि तब तक फसल नहीं होती। और है भी यूरिया इतना सस्ता है कि सरकार हमें लगभग जो है 2800 रुपये के लगभग उसमें सब्सिडी दे रही है। हमारे क्षेत्र में ये 280 रुपये का मिलता है। तो यूरिया से बिना तो अभी किसानों की जो पैदावार संभव नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे से जो भी सहयोग होगा योगाहारी ग्रुप से वो आपको पूरा मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमेशा मिलता है। आपकी वाणी से बहुत ताकत मिलती है। कचरा वाला आ गया है, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। मैं बंद जी, आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से निवेदन करती हूँ आपके साथ संवाद करने के लिए। धन्यवाद रंजना जी। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा काम आपने किया और आपने जो कहानी बताई कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता व्यापक रूप से लेके आप रचनात्मक कार्य में अभी आ गए हो। मैं शास्त्री जी आपसे एक व्यक्तिगत मतलब आपका जो पूरा जो ये प्रवास में जो आपने देखा, जहां से शुरू किया आपने कि सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है हर किसानी, तो वह जो मांग थी और आज जहां पे आप आए हो, तो ये दोनों को पूरी यात्रा में आपने जो देखा है, तो इसका जो अंजाम हुआ
रचना जो जैसा कि हमेशा होता है, दो प्रकार के काम होते, एक रचनात्मक काम होता है जो एफपीओ के माध्यम से आप कर रहे हो, और दूसरा सामाजिक बदलाव का काम होता है या परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, जो सिंहासन परिवर्तन के जो सिस्टम है, सिस्टम परिवर्तन का बात होती है। जहां आपने बोला कि कुर्सी पे कोई भी बैठे, लेकिन राज वहां पे जो सिंहासन के एक सिस्टम जो होती है, वहां पे बदलाव लाना कठिन होता है। तो वहां पे भी बदलाव लाना का जो काम लेके आपने शुरू किया था, वह काम की क्या गति हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वरना मेरे मन में जो एक विचार आता है हमेशा कि सभी बुद्धिजीवियों को, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, उनको ऐसा ही किया जाता है कि आप एक एनजीओ हो, एक एफपीओ हो, वहां के रचनात्मक काम में रहा, उसमें गड़ जाओ, और जो सामाजिक बदलाव या परिवर्तन वाला काम है, वहां से आप उसमें से निकल जाओ या वहां पे ढीला बन जाओ। ऐसी हमेशा हर सरकार की, हर नीति की एक मंशा होती है। उस मंशा के बारे में आपका क्या चिंतन है, हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। दादा प्रणाम। किशोर दादा, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम उस वक्त उत्साह के साथ लेना चाहता था, लेकिन मुझे आपका नाम याद उस वक्त स्मृति चली गई, जो बहुत तीक्ष्ण रूप से कटाक्ष करते हैं, जो धरातल को एकदम से पकड़ लेते हैं। योगाहार के ऐसे कार्यकर्ता आदरणीय हमारे किशोर दादा हैं, बर्म पे चोट करते हैं सीधे सीधे। दादा क्या है ना, मैंने कहा है, मैं अक्सर कहता रहता हूं, दिल्ली में जो बैठता है वो धृतराष्ट्र होता है। रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे हो सकता है कि सच बोलने की सजा भी मिल जाए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, वो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सत्ता का परिवर्तन अचानक से नहीं होता है कभी भी। उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय से उसको करना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात है कि 2014 में इस देश के अंदर सत्ता ने परिवर्तन लिया है, क्योंकि उनके जो कार्य है ना सब, वो बहुत धीरे धीरे ही किए जा सकते हैं। एक हमारा समाज भी है और एक विश्व समाज भी है, और मानवता भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे इस आर्य देश की अपनी भी मान्यताएं हैं। एकदम से दिख जाए वो असर शायद संभव नहीं। हम खेती किसानी वाले लोग, खेती किसानी की चर्चा करने वाले लोग, अगर हम कोई बीज बोते हैं तो उसका वापस रिटर्न भी हमको एक लंबे समय के बाद में मिलता है। मैं तो आशा ही करता हूं कि सत्ता का परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन भी हो। लेकिन मैंने कहा है कि राजा की मजबूरी हो सकती है, प्रजा की कोई मजबूरी नहीं होती है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। अगर नीचे से ही ये चीजें आने लगे, समाज से ही सारी चीजें उठ के आने लगे, तो राजा को प्रजा के हिसाब से ही व्यवहार करना पड़ेगा। पहले ऐसा ही होता था, राजा केवल एक व्यवस्था थी, हम उससे भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, और उसके निर्णय सर्वोच्च निर्णय होते थे। पानी नहीं गिर रहा है, जनक के क्षेत्र में, अब कल्पना करें क्या नेपाल के इस तराई क्षेत्र में कभी वर्षा नहीं हो, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं? जहां मां गंगा का प्रादुर्भाव हो, जिन पहाड़ियों से कलकल के रूप में पानी बहता हो, वो बिहार का क्षेत्र जिसमें संपूर्ण आर्यावर्त का पानी निकल के जा रहा हो, वहां अकाल हो गया। प्रजा ने के अंदर सलाह आई कि वो लोग, राजा अगर खुद खेत हाँकने जाएगा तो ये प्रश्न ले लें, पानी प्रश्न हेडराइज प्रश्न के। जी भाई साहब, जी आदरणीय। किशोर जी भाई साहब का प्रश्न का उत्तर चल रहा है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि प्रजा परिवर्तन कर सकती है। प्रजा ही अपने द्वारा मांगी हुई चीजों पर, प्रजा बोलती नहीं। बहुत सारी जगह प्रजा 800 साल 1100 साल की ये जो गुलामी की प्रक्रिया गई ना, इस प्रक्रिया ने
हिंदुस्तान का ये जो समाज है, आर्यों का देश था, और इस देश का जो समाज था, जो निर्णय करता था, राजा को भी दंड देता था, वो भूल गया अपनी प्रक्रिया को, और वो आज भी हाथ जोड़ के ही खड़ा रहता है। पहले सजे धजे लोग आए, उसके बाद में वर्दी वाले लोग आए, और वर्दी वालों के बाद ये अभी खाकी वाले आ गए, खाकी वालों के बाद में विचार वाले आ गए। तो ये प्रक्रिया तो सत्ता के हस्तांतरण की चलती रहेगी, पर कोई ना कोई शक्ति है। आदरणीय गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूम रही है, तो धुरी होगी ना। हमारा शास्त्र कहता है कि शेषनाग के फन के ऊपर हमारी पृथ्वी घूम रही है, उस पर टिकी हुई है, शेष उसको लेके, हमारा शास्त्र कहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो, खगोल शास्त्री कहते हैं कि वो अपनी धुरी पर घूम रही है। ऐसे ही आदरणीय विचारक के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, आदरणीय गोविंदाचार्य जी, वो कहते हैं कि इस देश को बचाने वाले लोग भी इस देश में काम कर रहे हैं, जितना इसको खत्म करने वाले काम कर रहे हैं, इतने ही लोग इस देश के अंदर इस देश की अच्छी व्यवस्था के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी एक संगम होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि योगाहार का मंच ऐसे ही लोगों का मंच है, जो सीखने, सिखाने और राष्ट्र का चिंतन करने वाले, व्यवस्था का परिवर्तन करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोगों का ये एक संयुक्त मंच है, जो वर्चुअली माध्यम से प्रतिदिन राष्ट्र का चिंतन करता है, धर्म का चिंतन करता है, खेती का चिंतन करता है, प्रकृति का चिंतन करता है। दादा, बाकी मैं आपसे फोन पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, अपने सुंदर मार्गदर्शन देते हुए। मैं अब आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से आपके साथ संवाद करने के लिए। जी आदरणीय। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर। आज के मुख्य वक्ता हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी का अभिनंदन है। उन्होंने अपनी जो यात्रा का वर्णन यहाँ पर दिया है, वो निश्चित रूप से केवल कार्य ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो कार्य दिखता है, उसके पीछे आध्यात्म होना बहुत जरूरी है। वो आध्यात्म हमारे मंसूबे और हमारे जो लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित करता है। तो आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र से दूर जा करके भी जहां जहां पर कार्य किया, आप तो आगर मालवा में थे, और लेकिन आप नीमच भी चले गए, आप दिल्ली भी चले गए, आपदा भी हटा दिया आपने, और भी कई सारे काम कर दिए। तो इसके लिए सबका आपका अभिनंदन है। ऐसे ही आपदाएं आप हटाते रहिए। हमारा कार्य का आध्यात्म यहीं से ही शुरुआत होगा कि हमने आपदाएं हटानी है, जीवन में आने वाली आपदाएं हटानी है, और आपदाओं के प्रति सचेत रहना है। क्योंकि अगर हम ये भी कहें, मैं एक विषय पर जस्ट एक टिप्पणी देना चाहता हूं, और मैंने पहले भी इस मंच में कहा है कि हमें लगता है कि कोई चीज आज हमें फ्री मिल रही है, लेकिन उसके दूरगामी परिणामों को भी ध्यान में रखते हुए उस पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए, विशेषकर वो चीजें जो प्रकृति से हमें फ्री में मिल रही हैं। आज की तारीख में हो सकता है हमें पानी फ्री में मिल रहा है, और सोलर पंप लगा करके हमने बिजली का खर्चा बचा दिया, लेकिन पानी तो वही है ना। पानी के ऊपर तो रिचार्ज, जब तक कि हम बातचीत नहीं करेंगे अपने किसानों को, अपने खेत में पड़ने वाले पानी को रिचार्ज करने की बात नहीं करेंगे, तो वो पानी की फसल कैसे काटेंगे? आने वाले समय में जो पानी आप बोएंगे, वही पानी को आप काटना है, वही पानी का आपने हार्वेस्टिंग करना है। बाहर से कहीं से कोई पानी नहीं आने वाला है, ना कोई वो जमीन में डालने वाला है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आपके जब ये बहुत अच्छा है सोलर पंप कर, क्योंकि उसका ज्यादा दोहन कर देते हैं कि ये तो फ्री में मिल रहा है, चलो ज्यादा पानी निकाल लें, ज्यादा पानी का उपयोग कर लें। उसका कई बार लोग पंप चला करके भूल जाते हैं, उसको बंद नहीं कर पाते हैं, और फिर जो है आपका पानी का दोहन हो जाता है। उसका दूरगामी परिणाम, आपको ग्राउंड वाटर नीचे चले जाएगा। आपका ग्राउंड वाटर में जो और जो समस्याएं होती है जमीन के क्षमता से रिलेटेड, वो भी समस्याएं होंगी। तो इस विषय पर भी आप चर्चा करिएगा अपने किसानों से, और उनसे संकल्पित कराइएगा कि वो पानी का भी संरक्षण करें। एक काम करें लेकिन उसके साथ दूसरे काम भी करें। तो ऐसे कई सारे विषयों पर हम जब चिंतन करेंगे और आप चिंतन करेंगे, तो ये भविष्य में होने वाली आपदाओं को और कम किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है।
मैं इस विषय पर आज समय भी अब काफी हो गया, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज भी हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने जो एफपीओ का निर्माण किया है, निश्चित रूप से वो एफपीओ इसी प्रकार से और जो एफपीओ का मार्गदर्शन कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि हम हमारे एफपीओ ने क्या किया, उस एफपीओ से प्रभावित होकर के अन्य एफपीओ जो आपसे जुड़ रहे हैं या जिनका मार्गदर्शन हो रहा है, यह असली रिजल्ट है। और चाहे उसको सीबीबीए के रूप में उसको आपको मदद मिली नहीं मिली, हमसे डायरेक्टली मदद मिली नहीं मिली, लेकिन विचारों का तो आदान प्रदान इस मंच के सभी सदस्यों का जो भी मदद देने का प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने चुनाव के ऊपर मालूम करने का प्रयास किया कि कोई क्या आईसीआर का इंस्टीट्यूशन है जो इस पर पीओपी बनाता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसका डेवलपमेंट करता है। मुझे अभी तक की उसकी जानकारी नहीं मिली हुई है। मैं अनुरोध मेरा ये भी है कि डॉक्टर रोशन लाल राउत जी और भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसमें अपनी ढूंढ करके इसको करने का प्रयास करें, जिससे कि इसकी खेती के ऊपर जो अब कार्य कर रहे हैं उसकी वैरायटीज के ऊपर, अन्य विषयों के ऊपर, उसकी तकनीक के ऊपर और ज़्यादा प्रकाश मिल सके। तो मैं भी प्रयासरत हूँ, जो हमारी बातचीत हुई थी उसके आधार पर, कि इसके बारे में और अच्छी जानकारी या और अच्छी तकनीकी के बारे में हमें जानकारी मिल सके और इसका उपयोग यहाँ के आपके एफपीओ के किसान इसका उपयोग कर सके। वो इतना कह के मैं अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ, आज आप आए और इसी प्रकार से हम अलग विभिन्न विषयों पर और अपने अनुभवों को साझा करते रहेंगे। मैं धन्यवाद नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जी जी धन्यवाद सर। और आगे के आदरणीय बने सिंह आर्य जी। प्रणाम सभी महापुरुषों को। बड़े भ्राता जी, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो पतंजलि पशु आहार की जो अपने आपके तहसील स्तर की एजेंसी जो है वो आपके छोटे भाई के नाम हो गई है और उस पर कार्य भी अरे शुरू हो बढ़िया जाएगा है, अप्रैल में। बस बढ़िया अभी बात। 4-5 दिन का और इंतजार है बस। हाँ, छुपा छुपा के कर रहा है बहुत सारे काम आजकल तो। नहीं 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 नहीं। कल सीएम संतरे साहब खिलाए आए थे नहीं। तो पौधारोपण भी किया वहाँ पे हमने, आंवले की नर्सरी वगैरह। सही सही सही। 1200 एकड़ में डेवलप करना है वहाँ पे अभ्यारण्य में पूरा। अच्छा, ठीक है जी ठीक, बढ़िया है। जी 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 बड़ा हो अब तो क्या नागपुर का प्लांट बन गया है ना अपना पतंजलि का। जी तो जी जी जितने बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अब तो अपने को पता चल गया कि गिरे हुए संतरे भी अब हम बेच सकते हैं ना। प्रतिदिन का जी एकत्रीकरण करवा कर उनको हम लोग पतंजलि के जो मिहांस वाला जो हमारा निकला है उसमें भेज सकते हैं। तो बढ़िया रहेगा और क्या, अच्छा है। बधाई हो आपको बहुत जी बहुत। जी 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 धन्यवाद। जी। जी धन्यवाद। और मैं आगे चलती हूँ, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब जी संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय दीदी जी, पहले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपने पुनः हमारे शास्त्री जी को बुलाया। वे शास्त्री जी जो कि भूपेंद्र में हैं और वास्तव में वो जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं उस क्षेत्र में उसके वारे न्यारे तो होने ही होने हैं। पिछले वर्ष जब आदरणीय दिल्ली प्रांत में इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर रहे थे तो तब बात हुई तो कह रहे थे कि पता नहीं कब यहाँ से जब निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैं कह रहा था वहां से निकलेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे। वास्तव में उन्होंने स्वर्ग की स्थापना की कल्पना साकार की है और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपने कहा है कि यथा प्रजा तथा राजा, और जैसे प्रजा होगी वैसे राज्य होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये है कि जैसे राजा वैसे प्रजा, लेकिन अब समय आ गया है कि प्रजा का जो दर्पण है वो राजा दिखे। और ये आप गुण हैं, आप भूपेंद्र भी हैं और शास्त्री भी हैं। तो जो आपने एफपीओ की जो संकल्पना करी थी और योगाहार के शुरुआती दौर में योगाहार यात्रा करने वाले व्यक्तियों में आप प्रथम व्यक्तियों में से प्रथम थे, इसमें कहा जाए तो कोई दो राय नहीं इसमें। तब जब आप वो यात्रा का वृत्तांत सुनाते थे रात-रात जाकर के, आप और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी और अन्य साथी आपके, तो तब जो आकार लिया है एफपीओ ने,
तो ऐसा एफपीओ आज मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी जगह में वार्तालाप मैं कर रहा हूँ, तो एफपीओ बड़े-बड़े संस्थानों, बड़े-बड़े संगठनों, उनके एफपीओ वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि लोग खींचातानी करके अपनी स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वहीं आपने बताया कि जहाँ आपने ये शुरुआत की है और आप आगे बढ़ गए हैं, आपके कदम उस लक्ष्मण रेखा से भी आगे बढ़ गए हैं कि अब सरकार आपको सहयोग करे न करे। तो ये बधाई है आदरणीय आपको। और वास्तव में ये आपने जो महाराणा प्रताप जी की कर्मभूमि के इर्द-गिर्द जो लकीर खींची है, वो हम देशव्यापी मान सकें और सभी जगह ऐसे कार्य हो सकें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आदरणीय आपको। धन्यवाद, प्रणाम। जी, जी, दिनेश भैया धन्यवाद। और धन्यवाद देते हुए, समय को देखते हुए मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी का भी हैंड राइज़ था, उनको ही बुलाती हूँ। वो आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री भैया जी से आप संवाद करें और फिर उसके बाद आप समापन की तरफ लेके जाएँगे योगहार कार्यक्रम को। जी। जी, आदरणीय मुन्नीलाल भैया। ना किया जाए। और मैं तो पता ही नहीं पड़ा ना कि कब ये समय हो गया है, लगभग 8:10 हो गए हैं। जैसा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने चूंकि आदरणीय शास्त्री जी के नाम का बोला है, भूपेंद्र शास्त्री जी, तो जब आदरणीय बने सिंह जी को धन्यवाद देता हूं मैं, तो चूंकि जब मैना गांव जाना हुआ उस समय हम चूंकि हम में इतना ज्ञान है नहीं, तो मैं नहीं समझ पाया, नहीं तो वे तो और ज्यादा प्राप्त करता। और समय जो है सिर्फ जो आदरणीय पवन कुमार जी के निर्देश में हम पहुंचे वहाँ मैना गांव आगर मालवा ससनेर, और वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, इसके बाद आदरणीय शास्त्री जी का लगातार योगहार कार्यक्रम में वक्तव्य सुना, देखा, कहते हैं उसमें जी रहे। दिल्ली की यात्रा आपकी ऐसी यात्रा रही, एक कार्यकर्ता क्या नहीं कर सकता है। लोगों को लगता है कि हमारे कहने या हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा है जीवन में अपनी विचार हर प्रयास करें, हम तो क्या बोलती हैं। हो सकता है आपकी यात्रा, आपका विचार किसी ऐसे सक्सेस व्यक्ति के पास पहुंच गया, वो लाखों करोड़ों को भेज सकता है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से हो सकता है किसी न किसी के पास पहुंच जाए, आपको पता नहीं उसकी शख्सियत। ऐसे ही हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी ने जो अथक प्रयास किए हैं, इनकी टीम ने प्रयास किए हैं, आज जो इन्होंने नाम दिया है आपदा, ऐसे यही नाम होना चाहिए। जो विभिन्न जिनको अपन पार्टियों का नाम लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, उसका नाम ना लेकर के इसी नाम से अगर पार्टियों को संबोधित किया जाए, व्यक्तियों को संबोधित किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि हम जब उसका नाम लेते हैं तो उसका प्रचार होता है। बहुत बड़े अच्छे नाम शख्सियत के द्वारा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो उसका प्रचार होता है, पूरा विश्व सुनता है। जब नाम सुनता है तो उसका चेहरा सामने आता है। जब चेहरा सामने आने ही नहीं देना है हमें, तो इसी प्रकार की बात करना है। और समय लगभग बहुत हो गया है, कहने को तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ सुना है। ऐसा बस मैं निवेदन करता हूं कि हफ्ते में एक दिन जरूर हमारे आदरणीय शास्त्री जी योगहार कार्यक्रम में अपना अनुभव सुनाते रहे। कहानी नहीं, आप कह रहे थे मैंने कहानी सुनाई, आपने कहानी नहीं सुनाई है, आपने अनुभव सुनाया, पूरा भी नहीं सुनाया है। अभी जो बाल सफेद हुए हैं ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो ये सुनाते रहें। आप जब माता बहनों की सर, मुझे भी एक मिनट चाहिए, वो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जी जी, आजा भैया शरद, आजा भाई शरद भाई। जी जी शरद जी भाई और दिनों जी। शास्त्री जी का प्रणाम। और आपको देख के ही हमें एक ऊर्जा मिल जाती है। और सर, बहुत देर से मैं लाइन में लगा हुआ था, पर वो वक्ताओं की भीड़ देख के मैंने कहा आप थोड़े से नियम तोड़ के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो शायद अपना नंबर लगेगा नहीं। सर, बहुत आपकी जो जितना आपने एफपीओ बनाया और जिस तरीके से मजबूत करी पार्टी को और दिल्ली जिता के लाए आप, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप जिस तरीके कार्य करते हैं उसमें एक विशेष ऊर्जा होती। आज आपकी जगह कोई होता
तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सोने की चेन गले में डली रहती, और पूरी 10 उंगलियों में शायद अंगूठा छोड़ के पूरी बड़ी बड़ी उनमें, हाँ पूरी उनमें बड़ी बड़ी अंगूठियां रहती, और आपको बहुत सारी 5-6 चेनें डली रहती। आपकी जगह कोई अगर रहता तो ऐसे आप शुद्ध सात्विक शास्त्री जी हैं, और आप हर शास्त्रों में निपुण हैं। ये आपकी बहुत विशेषता है। और जी मैं आपको दिल से प्रणाम करना चाहता था, इसलिए 1 मिनट लिया मैंने। जी प्रणाम। भाई शरद भाई बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे आदर्श हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अभी एक आपके द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट अभी हमारे उसमें विचारणीय है। पशु आहार की जैसे ही गति बढ़ेगी ना, तो जी घाटे का जी जी जितना भी मक्का हमारे यहाँ बोई हाँ, तो जाती है, बहुत मक्का बोई जाती है साइलेज हमारे। बनवाइए, खिलवाइए, कोई बिल्कुल उसमें बिल्कुल, ना। आपका सहयोग बढ़िया। लेना ही है उसमें शरद भाई। वो हमारा पेंडिंग प्रोसेस है जिसकी मैंने चर्चा नहीं की है, क्योंकि सर पशु आहार कोई से हमारा डेवलपमेंट आ रहा है। हम साइलेज पे जल्दी जाने वाले हैं, बहुत जल्दी जाने वाले हैं, सर और कोई उसमें आपका साइलेज सहयोग अगर लगेगा। लगा लेता है तो बहुत जी, ही मतलब उस पे तो गाय की खाने की समस्या ही हल हो जाती है खाता बिल्कुल बिल्कुल साइलेज से। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में मक्का होती है, लेकिन वो सिर्फ मुर्गा दाने के रूप में जा रही है। तो जी उस क्षेत्र का मेरा जो अध्ययन है, मैंने देखा है पूरा एक घाटा वाला क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। वहाँ मेन फसल जो बारिश की होती है वो मक्का ही होती है। बहुत तादाद में मक्का बोई जाती है। और आपका ये जो प्लांट है, वो जो हम देख के आए थे, वो भूले नहीं आज तक हम। उस पे काम जी हमारा है। जैसे ही हमारा कोई कार्यकर्ता हैंडराइज करेगा, वैसे ही हम साइलेज पे काम चालू कर देंगे। और बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, अनन्य स्नेह। आप वो जानते हैं अच्छे से, आगर के मालवा जी का माटी का जो लाल होता है ना, तो जी जी चलिए। मुनीलाल जी को मैं बहुत एक एक धन्यवाद देता एक हूँ कि उन्होंने एक मुझे 1 मिनट दिया। एक हैंड्रेस और था किसी का, सुरेश जी का, वो शायद लेफ्ट हो गई क्या? एक और था कोई, ये रमेश जी भाई साहब का है, रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब हैं। भाई साहब, अरे दादा। जी ओम जी ओम। अब समय हो गया था तो मैंने अपना हैंड रेज वापस ले लिया था, जी जी पर जी। चूंकि आपने कहा तो फिर से मेरे को हम्म, मैंने किया। मेरा निवेदन यह है कि जो नए व्यक्तियों, जैसे आपने जो कहा, तो जैसे आपके जो संपर्क सूत्र थे उनके जी माध्यम से आपका काम बहुत सरल हुआ, ऐसा मैंने इसमें सुना। जी जी। परंतु जो नए एफपीओ है हाँ वो इतने सफल नहीं हो पा रहे, उसमें शायद यही